गाइस, स्वागत है आप सभी का इन पार्ट 2 ऑफ मैथ्स विद रॉकी भाई चैप्टर 2। तो यार ये सेशन ना एक्चुअली लाइव स्ट्रीम हुआ था, बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस और पता नहीं क्या हुआ यूट्यूब की साइड से कि इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से जिन्होंने लाइव देखा था उनको तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे के सारे विजुअलाइजेशन मिल गए, अच्छे क्वेश्चंस मिल गए, पीवाईक्यूज मिल गए, लेकिन उनका क्या जो रिकॉर्डिंग नहीं देख पाए। तो आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन अगेन। अब जिन बच्चों ने लाइव देखा था वो इसको रिविजिट भी कर पाएंगे, और जो बच्चे नहीं देख पाए थे उनके लिए तो भाई साहब चांदी चांदी है। तो चलो यार सेशन को चालू करते हैं, है ना। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने रिसेंटली ना एक ऐसे सेशन लिए थे जिसका टाइटल था, जिसके थंबनेल पे दिख रहा था तुम लोगों को, लास्ट 10 इयर्स के सबसे धमाकेदार पीवाईक्यूज। इसके 2 पार्ट लिए थे। इसके एक पार्ट में, एंड वाले पार्ट में ना, मैंने तुम लोगों से कुछ बेहतरीन चीज पूछी थी जिस पर तुम सब बच्चे फंस गए थे। तो हम लोग ना चालू उसी विजुअलाइजेशन से करेंगे, ठीक है। मैंने तुम लोगों से क्या पूछा था, जिन्होंने वाला सेशन नहीं देखा है भैया जी वो वाला सेशन देख लेना। उसको उस सेशन में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी, तो तुम लोग वाला सेशन मिस नहीं कर सकते हो। चलो तो कहानी को चालू करते हैं भाई, ठीक है, चालू कर दें। हाँ, तो मेरा सवाल तुम लोगों से ये था, ध्यान से देखना। अगर तुमने नहीं भी देखा तो तुमको मैं 2 मिनट दूंगा, तुम लोग सोचना इसके बारे में हम लोगों ने उस दिन क्या डिस्कशन किया। अगर एक वर्टिकल लाइन है, सेम वर्टिकल लाइन है, इस पे मैं 2 पॉइंट ले लेता हूं अपने, ठीक है, ए और बी। कौन से 2 पॉइंट लेता हूं दोस्तों? ए और बी। मैं ए को बोलता हूं कि चल तू चलना चालू कर ले, यहां तक आ जा, और बी को मैं बोलता हूं कि तू भी चलना चालू कर दे, यहां तक आ जा, ठीक है। ए पहुंच गया दोस्तों ए डैश के पास, और बी पहुंच गया बी डैश के पास। अगर ए डैश जो है, अगर मैं बोल देता हूं ये 100 मीटर है, 100 है डिस्टेंस, यूनिट छोड़ो, और ये है 80। फिर मैंने बोला कि अब ए डैश पे जब पहुंचा था ये, उससे आगे थोड़ा सा और चला, ठीक है, उससे आगे थोड़ा सा और चला। मान लो ये चला कितना, सबसे पहले तो इसको स्ट्रेट लाइन की तरह दिखा देते हैं, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बन गई है, है ना। यहां से ये भैया जी थोड़ा सा और आगे चल दिए, मान लो 150 अराउंड चल दिए, ठीक है, 150 अराउंड चल दिए। अब मेरे को बताओ, जब मैं बी डैश को ए डैश को देखने को बोलूंगा तो उसकी देखने की डायरेक्शन ये बनेगी, बोलो। अगर मैं बी डैश को ए डैश को देखने को बोलूंगा तो ये डायरेक्शन बनेगी। अब तुमको मुझे बताना है कि बी डैश को यहां से कितना चलना पड़ेगा और किस पॉइंट पे वो आ जाएगा, कितनी दूर तक पॉइंट पे आएगा कि उसकी देखने की डायरेक्शन अभी और जो पहले वाली है वो पैरेलल होनी चाहिए। ये अभी थोड़ा सा पैरेलल दिख नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा पैरेलल दिखा देते हैं ताकि तुम इस प्रॉब्लम को अच्छे से विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। यहां से ये भैया ऐसे आगे जाएंगे, ठीक है, और फिर इसके पैरेलल हम लोग यहाँ पे ऐसे, ठीक है, और इसको नाम दे देता हूं मैं बी डबल डैश। तो क्वेश्चन आई होप तुम सबको समझ आ गया होगा। तुमको मेरे को ये बी डैश बी डबल डैश की वैल्यू बतानी है कि इस बी को इस फर्स्ट एंड पॉइंट के बाद कितना चलना पड़ेगा कि आपकी पहली एंड पे जो पहला पॉइंट था वहां पे जो लाइन ऑफ साइट थी, और जो दूसरा स्टॉपिंग पॉइंट है वहां पे जो लाइन ऑफ साइट है, ये पैरेलल होनी चाहिए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या आएगा। ये क्वेश्चन मैंने तुम लोगों से पूछा था और तुम लोग फंस गए थे, है ना। तुम लोग क्या कर रहे थे, देखो मैं बताता हूं तुम लोग क्या कर रहे थे सारे के सारे। तुम लोग को पता है कि ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चला। तुम लोगों ने क्या देखा कि हाँ सर बीपीटी की हेडलाइन है, और आपने बीपीटी के बारे में हम लोग को प्रोपोर्शनेट वाली चीज विजुअलाइज कराई हुई है। तो ये सर 50% आप इसके बाद इंक्रीज करके चल रहे हो, 100 का 50% 50, तो 100 में 50 ऐड करके ये चल रहा है, तो 100 से बन गया 150। तो यहां पर भी सर 80 का 3/2 कर देता हूं मैं। तो 80 का 3/2 करना मतलब 1.5, दैट इज कितना हो जाएगा 80 में क्या ऐड कर देंगे, जल्दी बोलो। हाँ, तो तुम लोग बोलोगे सर 120, तो ये होना चाहिए 120। फिर मैंने तुम लोगों को बोला था सारे के सारे मेरे को बताओ कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलने के लिए मिनिमम कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन ये होती है कि अगर आपको दोनों के दोनों पेयर, अपोजिट साइड्स के पेयर पैरेलल दिख जाते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम हो जाता है। कैसे? अगर तुम दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो पैरेलल इंटरसेप्ट्स काटोगे तो ये जो तुमको मिलेगा ना, ये पैरेललोग्राम ही मिलेगा दोस्त, जो यहाँ पर तुम लोग विजुअलाइज कर सकते हो। अब अगर ये पैरेललोग्राम है तो क्या इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए था? क्या इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए था? तुम लोग सोच के बताओ। तुम लोग बोलोगे यस सर।
तो फिर तुम लोग सवाल करोगे कि क्या यहाँ पे बीपीटी फेल हो गई, लेकिन गलत हो। थोड़ा ध्यान से समझो। थेल्स ने अगर बीपीटी ट्रायंगल में देखी है तो उसके पीछे कुछ तो रीजन रहा होगा, कुछ तो रीजन रहा होगा। अगर थेल्स ने ट्रायंगल्स के लिए इस थ्योरम को दिया था तो यहां पर तो तुमको ट्रायंगल दिख ही नहीं रहा। तुम बीपीटी लगा के तुम्हारी जो एक नॉर्मल ज्योमेट्री होती है, नॉर्मल ज्योमेट्री जैसे पैरेललोग्राम की ज्योमेट्री है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, तुम उसको वायलेट कर दे रहे हो, उसको एकदम खंडित कर दे रहे हो। पता नहीं मेरे को सही वर्ड है या नहीं है खंडित, लेकिन वायलेट का शायद यही बोलते हैं। तो मतलब तुमने बीपीटी लगा के ऐसी जगह पे जहां पे लगनी नहीं थी वो लगा के तुमने नॉर्मल ज्योमेट्री को वायलेट कर दिया। तो ये जब वायलेशन हुआ तो तुमको पता चला कि सर क्यों बीपीटी ट्रायंगल्स में देखी जाती है, ऐसे वाले केस में मेरी नॉर्मल ज्योमेट्री। तो बेटा थील्स ने भी जब सोचा होगा ना तो शायद इस तरीके से सोचा होगा कि अगर मैं यहां पे प्रोपोर्शनेट डिस्टेंसेस चलाऊंगा तो भाई मेरी नॉर्मल ज्योमेट्री का क्या, नॉर्मल ज्योमेट्री तो बीपीटी और थेल से भी पहले से आ रही है ना। कुछ भी जब नया क्रिएट होता है तो वो पुराने वालों को जब तक एब्सोल्युटली खंडित ना करे, है ना, तब तक उसको हम सही नहीं मान सकते। नॉर्मल ज्योमेट्री ये तो यार मतलब इसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो। इसलिए जो यहाँ पे आपने किया है वो गलत है। और इसके पीछे एक लॉजिक समझो आप। जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो यहां पर भी वहां पर भी, तो मेरे को एक बात बताओ, जब तुम और तुम्हारा दोस्त पैरेलली साइकिल चलाना चालू करे, तुम्हारी स्पीड ज्यादा है और तुम्हारे दोस्त की स्पीड कम है, ठीक है। देखो यहां पर है ये दो दोस्त ऐसे आगे चलते हुए जा रहे हैं, चलो ऐसे दिखाता हूँ। ये दो दोस्त सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला बंदा ज्यादा तेज चलेगा, ठीक है, लेफ्ट वाला। ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ऐसे हुआ। अब अगर यही पैरेलल लाइन करनी है तो इनके बीच में जो ऐसे डिस्टेंस है, देखो यहां से करके देखते हैं। मेरे को एक बात बताओ, यहां से अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो तुम सबको पता है कि ये परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा तो सर ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, बोलो हाँ है ना। तो तुमको पता चल गया कि ये वाले भैया 20 होंगे, ठीक है। तो बी, ये जो पॉइंट है ना, मतलब यहां तक आने के लिए जो बी डैश है और ए डैश है, यहां पे ए जो है वो 20 ज्यादा भाग गया है, 20 ज्यादा भाग गया है। अब ये 20 मेंटेन्ड रहेगा, कब मेंटेन्ड रहेगा, जब ये इक्वल डिस्टेंसेस चलेंगे। यहां से अगर ये 120 चलेगा तो यहां से ये वाला डिस्टेंस 20 नहीं रह पाएगा। बोलो समझ आई बात। तो इस वाले डिस्टेंस को भी तो तुमको 20 ही रखना है ना, इसलिए इसको जितना चलाओगे उतना ही इसको भी यहां से चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे बीपीटी मत घुसाओ। मैंने जानबूझ के यहाँ पे बीपीटी घुसाई, प्रोपोर्शन वर्ड यूज किया ताकि तुम कंफ्यूज हो और तुम्हारी मिस कॉन्सेप्ट दूर हो। अब मुझे बताओ तुमको ये चीज समझ आई। और इसलिए मैं जेन्युइनली शायद इसमें अगर नॉर्मल क्वेश्चंस होते ना तो ये शायद मैं रिकॉर्ड नहीं करता, तुम्हें सिर्फ इसकी पीडीएफ दे देता और फिर तुम्हें उस क्वेश्चंस में जो डाउट होते वो बनवाता। लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम ये सब मिस करो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड में आए ना आए मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट ये मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इन कॉन्सेप्ट्स में तुम लोगों को कंफ्यूजन एकदम नहीं होनी चाहिए। और मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ ये सब बातें तुम अपने स्कूल के क्लासमेट से जाके, कोचिंग के क्लासमेट से जाके जिनसे भी पूछना, ये सब चीजें कहीं पे नहीं सिखाई जाती। इतनी डेप्थ में विजुअलाइजेशन कहीं नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ तुमको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। चलो ये चीज तुम सबको समझ आ गई है, तो अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, एक बढ़िया सी चीज दोबारा फेंकूंगा, उससे पहले ना एक क्वेश्चन कर डालते हैं। तुमको पता है हमारे सेशंस में क्या रहता है, विजुअलाइजेशन प्लस क्वेश्चंस। तो ये रहा एक क्वेश्चन, फटाफट से इसको सॉल्व कर दो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो प्लीज तसल्ली से करना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। आज बैटल होने वाली है भाई, है ना। तुम लोगों ने शायद जब तक ये वीडियो डलेगी जब तक तो बैटल खत्म हो जाएगी। लेकिन पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है निधि मैम ग्रामर डालेंगे तो मैं झेल लूंगा, संभाल लूंगा। लेकिन निधि मैम ने अगर लिटरेचर डाल दिया तो लिटरेचर का आंसर मैं कैसे दूंगा यार, लिटरेचर थोड़ा पढ़ूंगा। द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल, if the centroid of triangle ABC is T 2,3, एक ट्राइंगल है दोस्तों ABC जिसका सेंट्रॉइड दिया हुआ है 2,3 एंड
one of its vertices A is -1, 2. ठीक है, और यहां पर यार एक ऐसा पॉइंट है जिसको मैं मार्क कर देता हूं, क्या बोल देता हूं इसको, 2, 3. ठीक है, तो मेरे को एक बात बताओ, ये सेंट्रॉइड है तो भैया जी ऑब्वियस सी बात है ये आपकी मीडियन हो जाएगी, है ना, ये आपकी मीडियन हो जाएगी। किस किस बच्चे को पता है, उसने इसी मीडियन की लेंथ पूछी है, मतलब ईडी की लेंथ उसने पूछी। किस किस बच्चे को पता है कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है वो हर एक मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। हर बच्चे को ये वाली बात पता होगी। तो अगर मैं ये वाला डिस्टेंस निकाल लूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 यूनिट्स के बराबर हो जाएगा, और मेरे को 2 + 1 3 यूनिट्स की वैल्यू बतानी है। तो चलो पहले 80 निकाल लेते हैं यार। 80 क्या हो जाएगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर, दैट इज -3 का स्क्वायर, दैट इज 9, प्लस फिर क्या होगा, y1 - y2 दैट इज -1 का स्क्वायर, दैट इज 1/10। तो √10 आ रहा है मेरा क्या दोस्तों, 80। अब ये किसके बराबर है, ये इस ऊपर वाले 2 के बराबर है, और मेरे को पूरे 3 की वैल्यू देनी है, मतलब दिस इज इक्वल टू 2 यूनिट्स। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी, √10/2। 1 यूनिट जब इसके बराबर है तो 3 यूनिट्स किसके बराबर होगी दोस्तों, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो अब देख लो यार तुम्हारा यहां से क्या आंसर आ रहा है। अगर मैं यहां से बोलूं कि आप निकाल लो 5, है ना, आप निकाल लो √2, √2 निकालोगे तो अंदर क्या बचेगा, √5 बचेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे √9 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर के हिसाब से ऑप्शंस क्योंकि अच्छे दे रखे हैं तो √2 बाहर निकाल लो, क्योंकि देखो √2 बन रहा है, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा √5, नीचे बचेगा √2 × 3, और ये 3 क्या है, दिस इज नथिंग बट √9। तो √5 और √9 को कंबाइन करोगे तो √45 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। आई होप हर किसी को ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो अब आते हैं, एक नेक्स्ट तुम्हारे ऊपर दाव फेंकता हूं, देखते हैं कौन बच्चे इस दाव से बच पाएंगे और कौन बच्चे इस दाव में बिखर जाएंगे। अभी मैंने एक चीज बोली थी, है ना, चलो उसी चीज को ना थोड़ा सा और इलाबोरेटेड तरीके से हम लोग, मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, मेरे को बताना क्या। अगर एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन दोबारा एक वर्टिकल लाइन पे 2 पॉइंट्स है ए और बी, अब क्या होता है दोस्तों, अब ना ये भैया चलते हैं, मान लो ये वाले भैया चलते हैं सीधे, लेकिन ये वाले भैया स्टार्टिंग में ना, जैसे पहले वाले केस में दोनों की डायरेक्शन चलने की पैरेलल थी, लेकिन इस बार मैं पैरेलल नहीं रख रहा, मैं बोल रहा हूं चलो ये वाले भैया मेरे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है, ये वाले भैया मेरे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो चलो अब यहां पे ना एक गेम करते हैं, मैंने ये देखो थोड़ा सा ऐसे दिख रहा है ना, चलो इसको बोल देते हैं A', इसको बोल देते हैं B'। तो अगर मैं यहां से फर्स्ट वाले इनके स्टॉपिंग पॉइंट से, फर्स्ट वाले एंड पॉइंट से इनकी लाइन ज्वाइन करूंगा तो ये डायरेक्शन होगी। अगर मैं यहां से थोड़ा सा और आगे चलता हूं, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा यहां पे ऐसे आगे बढ़ाता हूं, और इसको मैं करता हूं ऐसे, ठीक है, इसको मैं करता हूं ऐसे, तो क्या तुम मेरे को अब बता सकते हो, क्या तुम मेरे को अब बता सकते हो कि अगर मैं इसको B" ले लूं और इसको ले लूं A', क्या तुम मेरे को अब बता सकते हो कि क्या ये डिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जल्दी से सोच लो, क्या ये डिस्टेंसेस प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये बताओ, ठीक है, और इसका आंसर मैं रिवील करूंगा एक और डायग्राम बनाने के बाद। तो तुम लोग आराम से सोच लो और मुझे बताओ कि हाँ, मैं दोबारा समझा देता हूं, अगर जिसको नहीं समझ आया, मैंने क्या किया, एक सेम वर्टिकल लाइन से इसको सीधा चलाया, इसको थोड़ा ऐसे नीचे की साइड पे चलाया, इसको एक स्टॉप पे रोक दिया, सेम टाइम पे ये B' पे था, लाइन ऑफ साइट देख ली, इसको आगे बढ़ाया, इसको भी आगे बढ़ाया, बाद में भी लाइन ऑफ साइट इनकी पैरेलल रहनी चाहिए टू द ओरिजिनल लाइन ऑफ साइट, उसके हिसाब से मैंने कंडीशंस बनाई। अब मैं आपको पूछ रहा हूं कि ये जो डिस्टेंसेस चले हैं इनमें आपका कुछ रिलेशन होगा या नहीं होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं तुम लोगों से, ठीक है। तो मुझे बताओ कि क्या सोच रहे हो तुम। तो अब तुम लोगों को ये तो बहुत आसानी से दिख रहा है कि सर यहाँ पे और यहाँ पे ना अब ये पैरेलल नहीं है, तो पैरेललोग्राम वाला केस तो सर यहाँ पे अब चला गया। तो अब यहाँ पे बीपीडी को विजुअलाइज करूं या ना करूं। बीपीडी को विजुअलाइज करने से पहले ना मैं एक और डायग्राम बना, ध्यान से सुनना।
तुम लोग बोलोगे सर कितने डायग्राम बनाओगे? ठीक है, एक वर्टिकल लाइन मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे ए, एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पे बी। ठीक है, समझ आ गया? बोलो सभी को समझ आ गया? अब मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने ना इसको ऐसे चला दिया, मान लो इसको सीधा ही चला देता, काम करता हूं, इसको सीधा चला दिया। अबे सीधा बन जाना यार, उबड़ खाबड़ क्या हो गया। इसको सीधा यहां तक चला दिया और इसको ना टेढ़ा चलाया ऐसे। ठीक है, इसको टेढ़ा चलाया ऐसे। तो तुमको देख के पता चल रहा होगा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहां से लेके यहां तक का जो लाइन ऑफ साइट है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। ठीक है, ये मैंने तुम लोगों को बोल दिया। अब यहां से ये भैया थोड़ा सा और आगे चले ऐसे, ये भैया थोड़ा सा और आगे चले ऐसे। ठीक है, और फिर इनकी लाइन ऑफ साइट को मैंने मिला दिया। तो अब तुम लोग कमेंट करो, क्या अब ये प्रोपोर्शनल होंगे या नहीं होंगे? प्रोपोर्शनल क्या मतलब, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तुम लोग सोच के बताओ, तुम लोग सोच के बताओ। ठीक है, एक ये केस और इसके पहले मैंने एक ये केस बनाया था, तो जल्दी से बता दो कि क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। तो यार एक बात बताओ तुम लोग, मतलब अगर मैं यहाँ पे पहले ए से ए डैश आया और बी से बी डैश आया, ठीक है, और फिर मैंने ना ये लाइन बनाई जो कि मेरी ओरिजिनल लाइन मतलब वर्टिकल के पैरेलल नहीं है, ठीक है, अलग दिख रही है ये मेरे को, है ना, इसकी डायरेक्शन अलग है, इसकी डायरेक्शन अलग है। फिर मैंने बी डैश को बोला तो बी डबल डैश तक जा, ए डैश को बोला तो ए डबल डैश तक जा, और अब जब इनकी पैरेलल में लाइन ऑफ साइट देख रहा हूं तो पैरेलल आ रही है टू दिस फर्स्ट स्टॉप। इसको बोल देते हैं फर्स्ट स्टॉप, इसको बोल देते हैं सेकंड स्टॉप, और इसको बोल देते हैं जहां से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट एस। तो अब मेरी बात तुम लोग ध्यान से सुनो सारे के सारे, और मुझे ये बताओ कि तुम लोगों ने ना एक इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ी है ना, तुम लोगों ने इंटरसेप्ट थ्योरम पढ़ी है। इंटरसेप्ट थ्योरम और कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट थ्योरम बीपीटी से ही हम लोग प्रूव करते हैं। सबको ये वाली बात पता है, बोलो है ना, सबको ये वाली बात पता है। तो अब मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने इंटरसेप्ट थ्योरम का ना कुछ ऐसा सा प्रूफ पढ़ा यार दोस्तों, कि अगर मैं बोल देता हूं, ऐसे बना देता हूं, तो सर दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, और फिर तुम्हें ना वहां पे ये दोनों पैरेलल चाहिए होते थे, तब जाके तुम्हारा वो इंटरसेप्ट थ्योरम वाला फंडा लगता था। लेकिन यहाँ पे तुमको पता है कि तुम्हारी जो स्टार्टिंग वाली लाइन ऑफ साइट है और जो तुम्हारी फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन ऑफ साइट है, ये पैरेलल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड वाली लाइन ऑफ साइट है। तो तुम लोग इंटरसेप्ट थ्योरम को भी अब से कैसे विजुअलाइज करोगे, ध्यान रखो। अगर तुम इसको ऐसे बढ़ाओगे, अब तुम्हें मैं लॉजिक देता हूं, यहाँ पे ना तुम प्रोपोर्शनैलिटी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना। जिसको भी लग रहा था ना कि ये सब प्रोपोर्शनल डिस्टेंसेस होंगे, मैं तुमको रीजन दे रहा हूँ। जब तुम इसको ऐसे करोगे और इसको ऐसे करोगे तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं पे मिलेंगे। बोलो हाँ, मीटिंग होगी या नहीं होगी? मीटिंग होगी, मीटिंग होगी तो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। बोलो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा। अब अगर मैं बोलूं कि जो ट्रायंगल फॉर्मेशन होगा, ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, अगर मैं बोलूं तुम लोगों को, है ना, इसमें तुम लोग बोल सकते हो कि सर जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें मैंने एक बेस के पैरेलल में साइड खींची, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। लेकिन तुम इसके बारे में नहीं बोल सकते हो, इसके बारे में नहीं बोल सकते हो, तो तुम इनके बारे में कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंटरसेप्ट थ्योरम भी क्या होती है, दो पैरेलल लाइंस के बीच में जब तुम इंटरसेप्ट डालते हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, जैसे एस और सेकंड के बीच में अगर मैंने ये पैरेलल इंटरसेप्ट डाला होता तो मेरा यहां पे बीपीटी में विजुअलाइज कर सकता था। लेकिन यहां पर मेरी एस में, फर्स्ट में और सेकंड में, तीनों में पैरेलल नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में पैरेलल। किसमें पैरेलल है दोस्तों? फर्स्ट और सेकंड में पैरेलल है। तो तुम इसको इस तरीके से समझो कि जब ये ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी पीछे, तो तुम जो ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखोगे और ये वाली लाइन बेस के पैरेलल, तो दिस यहां से जो आएगा डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसके बारे में तुम प्रोपोर्शनैलिटी की तरीके से बोल सकते हो, बीपीटी विजुअलाइज कर सकते हो। लेकिन इसके आगे से, इसके यहां से आगे से बीपीटी को तुम लोग नहीं कमेंट कर सकते हो। तुम लोग यहां पे प्लीज मत बोल देना कि सर ये प्रोपोर्शनल होंगे, क्योंकि मैंने तुमको रीजन, तुमको लॉजिक दे दिया है।
और अब इसको ना सोचने के और बहुत सारे तरीके। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, ये भैया कम चले थे, ये भैया ज्यादा चले थे, ऐसा तुम लोगों को दिख ही रहा है ना, डायग्राम के हिसाब से ये तुमको दिख ही रहा है। फिर ये भैया यहाँ से लेके यहाँ चले, ये भैया थोड़ा सा और ज्यादा चले। बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना। तो अब मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ पे ना तुम लोग ये भी देख सकते हो, ये भी विजुअलाइज कर सकते हो कि सर ये तो पैरेलल लाइंस हैं, और ये आप लोगों का, ये आपने सीधा चलाया है और इसको आप नीचा करते चले जा रहे हो। तो ये भी तुमको पता है कि सर ये वाला जो डिस्टेंस है ना ये कम है, और ये वाला डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। ये क्या तुमको एक ट्रेपीजियम की फील दे रहा है, जल्दी बोलो। ये क्या तुम लोगों को एक ट्रेपीजियम की फील दे रहा है, बोलो हाँ है ना, ट्रापीजियम की फील दे रहा है। तो अगर मैं इस ट्रापीजियम में ऐसा एक बीच में पैरेलल लाइन खींच दूं, तुमको पता है यहाँ पे अगर तुमको पूछे तो तुम इंटरसेप्ट थ्योरम लगा सकते हो, लेकिन इंटरसेप्ट थ्योरम हमेशा दो पैरेलल लाइंस के बीच के इंटरसेप्ट के द्वारा विजुअलाइज करी जाती है, ना कि दो नॉन पैरेलल लाइंस के बीच में आप कोई लाइन डाल के वहां पे इंटरसेप्ट थ्योरम और प्रोपोर्शनैलिटी देखने की कोशिश करोगे तो गलती हो जाएगी। आई होप तुम लोगों को ये वाला केस समझ आ गया होगा। अब मैं तुम्हें जा रहा हूं इंटरसेप्ट थ्योरम पे लेके। इंटरसेप्ट थ्योरम यहां पे फिट बैठती है, ठीक है। इंटरसेप्ट थ्योरम यहां पे फिट बैठती है क्योंकि यहां पे तुम्हारी एस स्टार्टिंग लाइन, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, ये तीनों के तीनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इट सीम्स लाइक कि तुमने एस और फर्स्ट के बीच में एक पैरेलल इंटरसेप्ट खींचा है। ये एक ट्रापेजियम है। अब जब तुम इसको एक्सटेंड करोगे तो ये ट्राइंगल की फॉर्मेशन देगा दोस्तों, है ना, ट्राइंगल की फॉर्मेशन देगा। अब यहां से तुम लोग प्रूफ कर सकते हो, और तुम्हारे पास एक तुम्हारा जनरल तरीका तो होता ही है कि सर इस वाले ट्राइंगल में बीपीटी लगाऊंगा तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, इस वाले ट्राइंगल में लगाऊंगा तो दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस, हेंस दिस बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस बाय दिस। बोलो समझ आया। तो कैसे तुमको मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मूवमेंट्स करा के ऑब्जेक्ट्स की तुमको बीपीटी के बेसिक्स क्लियर कर दिए। अब मुझे बताना स्वाद आया या नहीं आया। मजा आया तो प्लीज कमेंट्स में भर देना कि सर आज के सेशन में मजा आ गया, क्योंकि जेन्युइनली ये सेशन मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूं बिकॉज आई वांट यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि बीपीटी सर कितनी खूबसूरत चीज है जिसको इतनी खूबसूरती से समझाया नहीं जाता है, पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये सब चीजें तुम लोगों के लिए क्लियर हो गई। चलो अब यार एक बार ना बेसिक सी चीज बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर डालो, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, तो जल्दी से कर डालो और बताओ क्या आंसर होगा। टेल मी व्हाट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना मैं पानी पी लेता हूं यार, ठीक है। तुम लोग देखो क्वेश्चन को। Let m and n be positive integers if m x square plus mx x square plus mx plus 2n and x square plus 2nx plus m are perfect squares, then one of the values देखो क्वेश्चन पढ़ते ही ना सबसे पहले जो मेरे को स्ट्राइक कर रहा है कि इसने बोला है वन ऑफ द वैल्यूज। तो यहाँ पे मेरे सामने आंखों के सामने जो सबसे कॉमन परफेक्ट स्क्वायर दिखे ना, मैं उसको स्ट्राइक करूंगा सबसे पहले और देखूंगा अगर मेरा आंसर मैच कर गया तो मेरे को आंसर मेरा मिल जाए। मेरे को एक सिंपल सी बात बता, अगर मैं n की जगह 2 डाल दूं, n की जगह 2 डाल दूं तो यहाँ पे बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 4, दिस इज x का होल स्क्वायर, दिस इज 2 का होल स्क्वायर। अब बीच में प्लस वाली टर्म है तो ये प्लस 2a भी होना चाहिए। x प्लस a का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, है ना। बोलो हाँ या ना। तो आपको यहां पे क्या चाहिए भैया जी, आपको चाहिए 2 इंटू आपके पहले वाले नंबर x और आपके बाद वाले नंबर दैट इज 2। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आपको एक्चुअली चाहिए क्या है यहाँ पे दोस्तों, बताओ। mx दिख रहा है तो m की जगह क्या आना चाहिए, देखो x की जगह आपको x दिख रहा है, m की जगह क्या हो जाएगा, m की जगह ये वाले भैया और ये वाले भैया आ जाएंगे।
ठीक है, m की जगह ये वाले भैया और ये वाले भैया आ जाएंगे, तो m की वैल्यू 4 रखूंगा तो मेरे को x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर आप n को 2 डालोगे और m को 4 डालोगे तो अगेन आपको x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिल रहा है, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर मिल रहा है। तो यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा है, यहां पर भी सेटिस्फाई हो रहा है। बोलो हाँ या ना, दोनों जगह आपको सेटिस्फाई होता हुआ दिख रहा है क्या? n की वैल्यू 2 और m की वैल्यू 4। अब इनका सम पूछा है तो 2 प्लस 4 क्या होता है दोस्तों? 6 होता है। चलो लेट्स मूव अहेड। इस वाले क्वेश्चन को बना दो जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है ना। थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपको दोबारा उन गलियों में ले जाऊंगा, विजुअलाइजेशन वाली गलियों में। मजा आया होगा यार जब मैं ये सब चीजें पढ़ाता भी हूँ ना। ये सब चीजें मैं ऑफलाइन में कराया करता था। जब मैंने आपको पहली बारी ट्रायंगल सिखाया भी था, एक वन शॉट डला था, बहुत अच्छा लगा था, आप लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया था। उससे मैंने बीपीटी को विजुअलाइज करवाया था, लेकिन वहां पे मैंने ना आपको ये अलग अलग केसेस से फंसाया नहीं था। तो अब जब आपने डिमांड करी कि सर हमको ये सब चीजें सीखनी है, आप इंटरेस्टेड हो, आपने सुपर 500 को इतना ज्यादा प्यार दिया, मैथ्स विद रॉकी भाई के चैप्टर 1 को इतना ज्यादा प्यार दिया, जबकि मेरे को लग रहा था कि वो बहुत बड़ा फ्लॉप हो जाएगा। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा था, क्योंकि यार मैं देखता हूँ बाकी जगह पे तो बच्चे यार एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में ही फंस रहे हैं, है ना। और मतलब उनको एकदम बहका दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है कि यार एनसीईआरटी तो बिल्कुल ही मत छुओ, आरडी आरएस लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो। भैया जी, एनसीईआरटी ही तुम्हारा विजुअलाइजेशन डेवलप करती है, थ्योरी बुक है। एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस तुमको बहुत अच्छे लेवल पे सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो जो एनसीईआरटी की सप्लीमेंट्स है, दे आर वेरी वेरी नेसेसरी। तुम लोग बस बहकते रहते हो, और तुम्हारी गलती नहीं है यार, मार्केट ऐसा हो गया ना कि बस बच्चों का फायदा उठाया जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 has zeros beta and alpha. Equation 2x square minus px plus q is equal to 0 has root alpha and beta. What is the value of p? तो एक बात बताओ यार, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 के अगर जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा इसके जीरोस है, तो तुम लोग क्या मेरे को बता सकते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? बोलो। अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, दैट इज 6। और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा दोस्तों? सी बाई ए, दैट इज 25। ठीक है, चलो इसको रख देते हैं साइड में। और अब आते हैं दूसरी इक्वेशन पे। क्या कह रही है ये इक्वेशन मेरी? माइनस पी एक्स प्लस क्यू, दो अननोन है इसमें, पी और क्यू, और इसके रूट्स है अंडर रूट अल्फा एंड अंडर रूट बीटा दोस्तों। ठीक है, तो अगर बताओ मैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट करूंगा तो क्या तुमको अंडर रूट अल्फा इंटू अंडर रूट बीटा ये दिखेगा? बोलो, है ना। और ये किसके बराबर है? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन दिस इज इक्वल टू सी बटा ए, दैट इज क्यू बाय च्यू, क्यू बाय च्यू। ठीक है, तो अल्फा बीटा क्या है? 25 है। कभी कभी मैं हरकतें ज्यादा करता हूँ ना। 25 है ये, तो 25 का रूट करोगे तो क्या निकलेगा? 5। 5 इज इक्वल टू क्यू बाय 2, तो दैट मीन्स क्यू की वैल्यू तो आ गई 10। लेकिन उसने क्यू की वैल्यू पूछी नहीं है, मैंने जानबूझ के निकाली है ताकि तुम लोगों को क्यू की वैल्यू के बारे में ही पता चल जाए। उसने पी की वैल्यू पूछी। तो अब मेरे को बात बताओ, अंडर रूट अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा क्या होगा? तुम लोग बोलोगे सर माइनस बी बाय ए के बराबर। माइनस बी बाय ए मतलब पी बाय 2 के बराबर। चलो सर दोनों साइड पे स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि रूट मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं, बिल्कुल दिल से अच्छे नहीं लगते हैं। तो स्क्वायरिंग करोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट अल्फा बीटा किसके बराबर आएगा दोस्तों? पी स्क्वायर बाय 4 के बराबर, जो है पी स्क्वायर बाय 4 के बराबर आएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुमको पता है क्या? 6 है। प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू, अंडर रूट अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है? 5 है। बोलो हाँ है ना। तो 2 इंटू 5 10 शुड बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 4। तो 16 इंटू 4 64 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? प्लस माइनस 8। दिख लेते हैं कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन बी में दिख रहा है ना, ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो चलो इसको टिक करते हैं और क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर नेक्स्ट विजुअलाइजेशन पे जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को कर दो, अच्छा क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है, अलग तरीके से बनाया हुआ क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन मैं सबके लिए रीड आउट कर देता हूँ।
Which of the following digits is ruled out in the units place of 12 की power n plus 1 for every integer n? बताओ भाई। तो यार देखो, तुमको दिया क्या हुआ है, रेड पेन कहां से आ गया, 12 की पावर n प्लस 1, जो भी इसका आंसर आएगा, जो भी इसका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट पे इनमें से कौन सा नंबर नहीं आ सकता है, ये है मेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स इज रूल्ड आउट का मतलब नहीं आएगा, रूल्ड आउट मतलब कि आपने उसको रूल आउट ही कर दिया। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, तुम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि 8 की पावर प्रूव दैट 8 की पावर n, है ना, या फिर एक काम करो, आपके कुछ वैसे ही क्वेश्चन लेता हूं जो आपने एग्जैक्टली देखे। प्रूव दैट 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। देखिए ऐसे क्वेश्चन, क्या लॉजिक लगाते हो कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में सर 2 और 3 है, लेकिन 0 बनाने के लिए, एक भी 0 बनाने के लिए मेरे को 1 2 और 1 5 की जरूरत होती है। तो मेरे को एक बात बताओ, 12 की पावर n, 12 की पावर n में भी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 12 में प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तुम लोग बोलोगे सर 2 की पावर 2 दैट इज 4 इंटू 3। तो सर 2 भी है लेकिन 5 नहीं है, तो ये कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे 0 नहीं दे पाएगा। अगर ये वाले भैया कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे 0 नहीं दे पाएंगे तो 0 में 1 कभी भी ऐड नहीं हो पाएगा और आपको यूनिट डिजिट पे 1 कभी भी नहीं दिख पाएगा। हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। ठीक है, हेंस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों इज ऑप्शन ए। अब बात आती है कि सर इसके अलावा अगर मान लो ये हमको स्ट्राइक नहीं करता, क्योंकि सर इसने हमने जो पढ़ा है उसको वही पूछा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, एनसीईआरटी नहीं है, लेकिन घुमा के पूछ दिया। एग्जाम टाइम में सर प्रेशर होता है, प्रेशर में अगर नहीं स्ट्राइक किया तो कोई और मेथड दे दो, फंडा दे दो। तो चलो दे देते हैं भाई, एन की वैल्यूज डालना चालू कर दो। चलो एन को 1 पुट करोगे तो 12 प्लस 1 मतलब 13, 3 मिल गया। तो भैया जी 3 तो तुम्हारा आंसर नहीं हो सकता। 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस 1 दैट इज 145, 5 मिल गया। बोलो, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 12 का क्यूब डालो जरा, तो 144 इंटू 12, 144 इंटू 12, मेरे को नहीं सम प्रोडक्ट करना है, प्लीज प्रोडक्ट मत करना। तो यूनिट डिजिट को देख क्या आएगा, 8, 8 में 1 जोड़ोगे पहुंचोगे 9 तक। तो बोलोगे सर 9 तो है ही नहीं, तो अब तुम कंफ्यूज होगे ए और डी में, लेकिन और ऊपर जाओ, 12 की क्यूब डाला, 12 की पावर 4 डालो, दैट इज 144 इंटू 144। यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 4 16, 16 का यूनिट डिजिट 6, 6 प्लस 1 7 तुम्हें मिल जाएगा। 7 मिल गया तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आंसर क्या आएगा। ठीक है, कोई से भी मेथड से करो, लेकिन तुमको दोनों मेथड समझ आने बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब चलते हैं अपनी एक और विजुअलाइजेशन की तरफ। ठीक है, ये सब चीजें सिखा दी हैं यार। अब ना तुम लोग ना बीपीटी को ना मेरे साथ ना एक एक्टिविटी की तरह देखो। ठीक है, एक मतलब होमली एक्टिविटी करते हैं और समझते हैं। अगर, और यहां से मैंने ना तुम लोग को कुछ और चीजें भी सिखानी है, तुमको कुछ और चीजें भी सिखानी है। मैंने तुम लोगों से मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में भी पूछा था, तो उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। एक बात बताओ, ये रहा मेरा एक स्टार्टिंग पॉइंट। पहले मैं क्या कर रहा था, एक लाइन बना रहा था, उस पर 2 पॉइंट लेके लोगों को स्टार्ट करवाता। इस बार मैंने एक सिंगल पॉइंट से 2 लोगों को स्टार्ट करवाया। मैंने एक लोग को बोला कि तू चल यहाँ तक चला जा, और दूसरे को बोला कि तू भी इक्वल स्पीड से चल के इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर ले। ऑब्वियस सी बात है, करेगा, है ना। और फिर मैंने बोला कि चलो अब एक दूसरे को देखो। तुमने बोला कि चलो सर इनको एक दूसरे को दिखा दिया, क्या परफेक्ट फिगर बनी है। अब मैंने बोला कि यहां से इसको बोलो कि जितना ये पहले चला था उतना ही ये अब चले। ठीक है, और इसको मैंने बोला कि तू भी जितना पहले चला था भाई उतना ही चल, उससे ज्यादा मत चलियो प्लीज। तुमने बोला ठीक है।
ठीक है, तो ये भी इसको बोल देते हैं भैया जी x, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में दोनों को इक्वल, ठीक है, स्टार्टिंग में दोनों को इक्वल। तो मेरे को एक बात बताओ यार, मेरे को एक बात बताओ जब जब तुम लोग x चले हो, पहले अब इसको ऐसे लो कि यहाँ पे ये तुम हो, ठीक है, और ये तुम्हारा सिबलिंग है, भाई बहन कोई भी, तुम लोगों ने एक पॉइंट से चलना चालू करा है इस ऐसी ऐसी डायरेक्शन में, ठीक है, तुम लोग एक पॉइंट तक पहुंचे और एक दूसरे को देखते हो घर, फिर तुम वहां से दोबारा से इक्वल डिस्टेंसेस चलते हो उसी डायरेक्शन में, कीपिंग द सेम डायरेक्शन, और फिर एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाते हो जहां पे तुम इक्वल डिस्टेंसेस चलते हो और फिर देखते हो, ठीक है। तो अब मैं अगर तुमको बोलता हूं कि ये और ये पैरेलल है, तो तुमको पता है यहाँ पे बीपीटी लगेगी, और इसी वाले बीपीटी को केस को क्या बोला जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम बोला जाता है, मिड पॉइंट थ्योरम बोला जाता है। मेरा सवाल तुमसे पहले ये था, एक सेशन में मैंने पूछा था, जो मैंने बोला था मैं रॉकी भाई के पार्ट 2 में डिस्कस करूंगा। मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, तुम लोगों को ये रिजल्ट ना पता होगा, तुमने पढ़ा है सी डैश, तुमको ये चीज पता है कि जो बी डैश सी डैश है दैट इज ट्वाइस ऑफ बीसी है ना, उसके पैरेलल भी होती है। अगर ये सबने पढ़ा है ना मिड पॉइंट थ्योरम में, कि अगर तुम्हारी एक ऐसी लाइन है जो बाकी दो साइड्स को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो तीसरी वाली साइड के पैरेलल होगी और उसके आधी होगी, है ना। ये चीज तुम लोगों ने पढ़ी है, इसका तुमको प्रूफ भी आता हो, लेकिन मेरे को प्रूफ से कोई मतलब नहीं है, मेरे को मैथ्स नहीं देखनी इसमें, मेरे को बस तुम लोग बताओ क्या तुम इसको विजुअली या एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हो, विजुअली या एनालिटिकली प्रूफ कर सकते हो। मैंने बोला भी था, मैंने तुमसे पूछा भी था, तो सबका ना मैथ्स आ रहा था, सबकी मैथ्स इसमें आगे आ गई थी कि सर ऐसे मैं इसको कर दूंगा, मैं इसको ऐसे कर दूंगा, लेकिन जो मैं सुनना चाह रहा था ना वो मेरे कानों तक तुम लोग नहीं पहुंचा पाए। एक बच्चा क्लोज पहुंचा था, मैंने उस दिन भी बोला था, नितेश गुप्ता, ठीक है। तो मैं क्या सुनना चाहता था, कैसे विजुअलाइज करोगे, मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलूं ये छोटे वाले ट्राइंगल को तुम ऐसे जूम आउट करो, कितना, मान लो ये पहले 100% था, तुम क्रोम में देखो, गूगल क्रोम में जब तुम किसी भी पीडीएफ को जूम करते हो या फिर साइड से अपना टेक्स्ट को मैग्नीफाई करते हो, 100% से 200% जाने को बोलूं तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल को ऐसे जूम आउट करते करते, याद है ना मैंने सिमिलैरिटी में कैसे पढ़ाया है, जूम इन जूम आउट, मेरा कॉन्सेप्ट है ये, तुम लोग भूल नहीं सकते हो। अगर मैंने यहां पे इसको जूम आउट करा, इसको 2 गुने से जूम आउट कर दिया, तो बताओ जो ये आपका छोटा वाला ट्रायंगल है, क्या वो बड़े वाले ट्रायंगल के ऊपर जाके छप जाएगा, बोलोगे हाँ। हेंस आपका जब ये डबल हो रहा है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, डबल होना पड़ेगा। बिना मैथ्स के आपको ऐसा प्रूफ देना था कि सर जब आप जूम आउट करोगे और जब इसको बनाना चाहोगे ऐसा ट्रायंगल जिसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसके डबल हैं, तो इसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डबल हो जाएंगी, है ना, इसकी सारी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स डबल हो जाएंगी। यहां से आप इस चीज को प्रूव कर सकते हो। तो समझ आया सभी को, बोलो समझ आया, आ गया। अब यार अगर मैं ये इक्वल डिस्टेंसेस ना चलूं, अभी तो मैं इक्वल डिस्टेंस चल गया, ठीक है, व्हाट इफ के ऊपर बाद में आऊंगा, ठीक है। अगर मैं इक्वल डिस्टेंसेस ना चलूं, ध्यान से सीख, अगर मैं इक्वल डिस्टेंसेस ना चलूं, मान लो कि ये x चला, ठीक है, ये ऐसे y चला, इसने इसको यहां पे देखा ऐसे, ठीक है, और फिर ये यहां से मान लेते हैं दोबारा ये x चला, ठीक है, ये दोबारा x चला और ये दोबारा ना ऐसे कुछ डिस्टेंस चला, ठीक है, मान लो ये ऐसे चले, तो अब तुमको बीपीटी पढ़ी है तो तुमको पता है सर वही 1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा, वाई होगा, बोलो हाँ यार। तो क्या तुम मिड पॉइंट थ्योरम यहां पे अभी भी देख पा रहे हो? अब तुम लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या हो जाती है सर, कि दोनों साइड पे इक्वल डिस्टेंसेस चलाएंगे तो ही मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी, क्या वो सच है या नहीं है, वो तुम लोग इस वाली फिगर से देख सकते हो। तो यहां से बहुत छोटे छोटे से मिसकॉन्सेप्ट्स मैं तुम्हारे दूर करने की ट्राई कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है, प्लीज ध्यान से समझना।
अब जब तुम इसको जूम आउट करोगे बच्चों, देखो जूम आउट करोगे, कितना जूम आउट करना है कि ये वाली साइड 2x हो जाए, मतलब ट्वाइस हो जाए, ये वाली साइड भी अपने ट्वाइस हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन आप इसको भी ट्वाइस कर दोगे, जो मर्जी हो ये, जब आप इसको ट्वाइस करोगे तो ये इसके ऊपर आके छप जाएगी, पक्का छपेगी, बिकॉज ट्राइंगल की ज्योमेट्री ऐसी है। क्या है, ट्राइंगल की ज्योमेट्री ऐसी है। तो यहाँ पर भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम के जो रिजल्ट्स हैं वो दिखते हैं कि थर्ड साइड बिकम्स पैरेलल, सॉरी द साइड जो ऐसा करे, बाइसेक्ट करे, वो थर्ड साइड के पैरेलल बन जाती है और उसके आधे के बराबर होती है। ठीक है, उसके आधे के बराबर होती है। अब मैं आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल के लेके जाने वाला हूं बीपीटी में। अब मिड पॉइंट थ्योरम और बीपीटी में फर्क क्या है, जो ये आप अभी इक्वल डिस्टेंसेस चल रहे हो ना, जब ये इक्वल वाला आप कंस्ट्रेंट हटा दोगे, आप कुछ भी चलो, मान लो एक कॉमन पॉइंट से आप चले, ठीक है, और आप यहां पे कुछ चलते हैं, ठीक है, ये x है, ये y है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कि x से आपको कुछ चलना है और y से आपको कुछ चलना है, इस तरीके से चलना है कि जो एंड पॉइंट हो, जो एंड पॉइंट हो, इनकी जो लाइन ऑफ साइट हो, वो आपके फर्स्ट एंड पॉइंट की लाइन ऑफ साइट के पैरेलल होनी चाहिए। मैं कंडीशन क्या दे रहा हूं कि ये आपको पैरेलल है। तो मैं अगर अब पूछूंगा तो अपने दिमाग से पूछना कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही है, आपका दिल क्या कह रहा है। आपको अपने आप ही बीपीटी का ना प्रूफ अपने दिमाग में समझ आ जाएगा। एरिया वाले प्रूफ पे मैंने कभी ना पढ़ा हूं ना पढ़ूंगा, और तुमको भी वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम में करके आना है, इसलिए उसको समझना चाहिए। लेकिन तुमको समझना एक्चुअली ये चाहिए कि ये कब होगा। अपने भाई को, अपने बहन को और खुद को बोलो, दो डायरेक्शन में चलेंगे हम लोग, तू अलग स्पीड से चल, मैं अलग स्पीड से चलता हूँ। मान लो तुम यहां तक पहुंच गए, तुम्हारा भाई यहां तक पहुंच गया, उसके बाद उसको बोलो कि चल भाई दोबारा चलना चालू कर, मैं भी दोबारा चलना चालू कर रहा हूँ, और एक ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाओ जहां पे अभी भी तुम्हारी जो लाइन ऑफ साइट है वो फर्स्ट एंड पॉइंट के लाइन ऑफ साइट के पैरेलल है। और अब एक दूसरे से क्वेश्चन करो कि भाई हम लोग कितना चले होंगे, क्या इक्वल डिस्टेंसेस चले होंगे हम लोग, क्या इक्वल डिस्टेंसेस चले होंगे। तो तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्या तुम लोगों को पता होना चाहिए कि अगर ये x और y भी चलते तो भी पैरेलल मिलता, वो तो आपको पता ही है। लेकिन वहां पे वो एक सिमेट्रिक केस बन जाता। लेकिन अगर आप यहाँ पे x ना चल के कोई z डिस्टेंस भी चलते हो, कोई z डिस्टेंस भी चलते हो, तो यहां पे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, जितना ये प्रोपोर्शनेट है उतना ही इसको प्रोपोर्शनेट होना पड़ेगा। इक्वल डिस्टेंसेस की बातें नहीं होती हैं। इक्वल डिस्टेंसेस सिर्फ इस वाले केस में, मिड पॉइंट थ्योरम वाले केस में होता है ना। यहां पे आप लोग क्या बोलोगे कि सर बी के बाद बी डैश जाने के लिए, सी के बाद सी डैश जाने के लिए इस तरीके से कि ये लाइन ऑफ साइट पैरेलल हो जाए, इनको प्रोपोर्शनल डिस्टेंसेस में मूव करना पड़ेगा, है ना। प्रोपोर्शनल डिस्टेंसेस में अगर ये ज्यादा परसेंटेज से चलता है और ये कम परसेंटेज से चलता है तो सर गड़बड़ हो जाएगी, ये पैरेलल लाइन वाला केस नहीं बन पाएगा। तो अगर ये पैरेलल लाइन वाला केस होल्ड करना है, ये शुड वॉक इन प्रोपोर्शनल डिस्टेंसेस। प्रोपोर्शन क्या है, जल्दी बोलो। प्रोपोर्शन क्या है, x बाय z। तो अगर मैं आप तुमको सी डैश निकालने के लिए बोलूं, तो तुम बोल सकते हो कि सर x बाय z शुड बी इक्वल टू y बाय, जो आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो सी डैश क्या आएगा, y इंटू z बाय x। ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे तो तुम लोग फोड़ दोगे, तुम लोग फंसोगे। तो प्लीज बीपीटी को विजुअलाइज करो इस तरीके से, बड़ा मजा आ जाएगा यार। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक है। चलो अब एक ना स्टैटिस्टिक्स की विजुअलाइजेशन देनी है, उससे पहले थोड़े से क्वेश्चंस कर लो। चल इस वाले क्वेश्चन को बनाओ जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है, क्या आंसर आ रहा है क्विकली। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बारी डिस्कस हो चुका है, लेकिन दोबारा मतलब बार बार ये पीवाईक्यूज में पूछा जा चुका है, इसलिए एक बारी देख लेते हैं यार। और 3 मार्कर में ये प्रॉब्लम बहुत आती है। इन फिगर O is the center of the circle, बहुत खूबसूरत बात है। TP is the tangent of a circle from an external point T. If angle PBT is equal to 30 degree, prove that BA is to AT is equal to 2:1. तो यार देखो, इस प्रॉब्लम में ना तुम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो, बहुत सारी चीजें एज इन कि तुम इसमें ट्रिगो भी लगा सकते हो, तुम इसमें नॉर्मल ज्योमेट्री भी लगा सकते हो।
ट्रिगो को छोड़ो, मैं तुमको इसमें नॉर्मल ज्योमेट्री दिखाता हूँ। मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो चीज प्रूफ करनी है उसको दिमाग में रखना तो जरूरी है ना। बी ए क्या दो रेडियस से मिलके बना हुआ है, 2r के बराबर है। अगर बी ए इज टू 82:1 करना है तो ये भैया अगर 2r है तो इन भैया को r होना पड़ेगा, बोलो। तो तुम्हारा पूरा का पूरा कंसंट्रेशन किस पे होना चाहिए कि सर कैसे भी करके ना 80 को r के इक्वल प्रूफ कर सकते हो क्या। अगर कर दोगे तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। अगर कर दोगे दोस्तों तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ये 30 डिग्री, ये डायमीटर, तो क्या ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा दोस्तों, तो क्या ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा, बहुत खूबसूरत बातें करते हो सर, आप कैसे कर लेते हो इतनी खूबसूरत बातें। अच्छा, जब मैंने सेंटर से टैंजेंट पे ज्वाइन किया तो ये भी परपेंडिकुलर बनाएगा, बोलो हाँ है ना। परपेंडिकुलर बिल्कुल बनाएगा। तुम बोलोगे सर एकदम सही बात बोलिए, अगर ये भैया 60 हैं, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये वाले भैया भी 60 डिग्री हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से, बोलो हाँ है ना। ये वाले भैया भी 60 डिग्री हो जाएंगे। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि तुम लोगों को ये वाला एंगल भी 60 डिग्री दिखेगा। तो अब मैं जो ये ट्रायंगल यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, मतलब जो ये वाली साइड हो गई ये आपकी आर के, तीनों के तीनों साइड्स आर के बराबर। अब मुझे बताओ कि ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा लीनियर पेयर से, 120 डिग्री। और ये वाला एंगल 60 है और ये पूरा, क्योंकि रेडियस से जब टैंजेंट बनाओगे तो 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल अंदर वाला एंगल है। तो तुमको ये वाला एंगल पता चल गया कि ये सब 90 - 60 30 डिग्री होगा। तो ये 30। अब देखो एक और ट्राइंगल हाईलाइट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। कौन सा वाला, ये वाला। ये 30, ये 120, तो दिस शुड बी व्हाट 30 डिग्री। 30 डिग्री 30 डिग्री आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो इनके सामने वाली साइड शुड बी इक्वल। तो ये भैया आर हो गए, प्रूफ करा, तो ये भैया भी आर हो जाएंगे। यही आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड, द रिजल्ट इज प्रूव्ड। अब मेरे कहने पे इसको ट्रिगो से ट्राई करना, ठीक है। ट्रिगो से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तुमको ट्राई करना। चल इस वाले क्वेश्चन को कर दो। अब सारे क्वेश्चंस निपटा लेते हैं और फिर एंड में एक विजुअलाइजेशन देके इस क्लास को, सेशन को यहीं पे ही खत्म कर देंगे। और कल जो तुम्हें याद है हम लोगों ने एक चीज चालू करी थी, लास्ट 10 ईयर्स के, लास्ट 10 ईयर्स के बेस्ट पीवाईक्यूज, खतरनाक पीवाईक्यूज याद है, जिसके 2 पार्ट हुए थे, बहुत मजा आया था तुम लोगों को उन सेशंस में। उसका पार्ट 3 कल आ रहा है, कल लास्ट पार्ट होगा उसका। तो मैंने उसके एक्चुअली ना 2011 से 5 साल तक के कवर कर लिए थे और 5 साल के उसके बाकी थे, है ना। तो मैं बाकी के 5 साल के, चाहे वो सेशन 2 घंटा चले चाहे 2.5 घंटा चले, मेरे साथ बैठ जाना और वो क्वेश्चंस कर लेना, ताकि मेरे को संतुष्टि मिल जाए कि हाँ यार मैंने लास्ट 10 ईयर के 2-3 बारी इन लोगों को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करवा दिए हैं, चाहे वो बोर्ड हाइस की वजह से हो, चाहे वो ये 3 स्पेशल सेशंस हो, चाहे उससे पहले तुम लोगों को मैंने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस करके भी सीरीज कराई थी, बहुत सारे पीवाईक्यूज करा चुका हूं। तो तुम लोग कंप्लेंट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। चल इस क्वेश्चन को ना बिना पेन के फोड़ते हैं ना। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट पेन। ठीक है, विदाउट पेन इस क्वेश्चन को फोड़ते हैं। The LCM of two numbers is 14 times their HCF. अगर दो नंबर्स का LCM दोस्तों, अगर दो नंबर्स का LCM क्या है 14 टाइम्स देयर HCF है, तो इसको एक ना खाने की प्रॉब्लम से हम लोग रिलेट कर देते हैं। अगर तुम खाने जाते हो, मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त ना बर्गर की दुकान पे घुसते हैं, बर्गर खाने जाते हैं, तुम्हारा सिर्फ एक बर्गर खाने का मन है, लेकिन तुमने अपने दोस्त से पूछा तो उसने बड़ा शॉकिंग आंसर दिया कि भाई मैं तो 14 बर्गर खाऊंगा। तो तुम लोग मेरे को एक बात बताओ, अगर कोई तुमसे 14 टाइम्स खा रहा है, 14 बर्गर उसने मंगाया और तुमने एक मंगाया, तो टोटल कितने आएंगे, 15 बर्गर आएंगे। बोलो टेबल पे 15 बर्गर आएंगे। और यहीं पे दिया हुआ है, देखो कैसे मैंने रिलेट किया कि अगर आपका 14 टाइम्स है HCF के LCM, तो एक्चुअली अगर LCM आपका 14 यूनिट है तो आपका HCF क्या है, 1 यूनिट है, ये मैं बोल सकता हूं।
15 यूनिट, 15 यूनिट का सम क्या दिया हुआ है, 600 के बराबर। एक तरीके से आपका जो 15 बर्गर्स का बिल आया वो आया 600 रुपए। तो मेरे को बताओ कि एक का बिल कितना आएगा, एक का बिल कितना आएगा। तुम बोलोगे सर 600/15 दैट इज 40। तो अब उसने पूछा है एलसीएम बता दो, मतलब 14 बर्गर्स का बिल बता दो जो आपका दोस्त पे करेगा। तो आप बोलोगे सर 40 को 14 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 4 56, आंसर हो जाएगा 560। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। चलो इस वाले क्वेश्चन को बना दो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से घुस जाओगे। इन द गिवन फिगर O is the center of the circle, AB is the tangent to the circle at point P. If angle PAO is equal to 30 degree, angle CPB plus angle ACP, ठीक है, इनके समीशन के बारे में आप लोगों को बताना है। तो यार देखो ये ना बहुत वेल डिजाइंड और बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन की खासियत क्या है कि जो ये 30 डिग्री है ना, तुम्हें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तुम लोग सोचो इस 30 डिग्री से ना इस क्वेश्चन को ना प्रोसीड करना चालू करो। तुम लोग के दिमाग में क्या आएगा कि एक एंगल गिवन है तो वहां से प्रोसीड करना चालू करते हैं। तो सर यार कुछ लग रहा है, कुछ अजीब सा लग रहा है, 30 डिग्री है तो इसको यूज कैसे करूं, चलो यार रेडियस बना देता हूँ। चलो रेडियस से ये तो पता चल जाएगा कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो सर ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो यहां से अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं तो सर ये 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। सर ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो अब क्या करूं सर, यहाँ पे ये 30 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये सेगमेंट, ये कॉर्ड सेंटर पे 60 कर रही है, तो वहां पे क्या करेगी, 30 डिग्री करेगी, बोलो हाँ है ना, बोलो हाँ है ना, 30 डिग्री करेगी। तो यार तुमको पता चला कि ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। तो मेरे को एक बात बताओ, ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, कितने हो जाएंगे, 120 डिग्री। अब ये 120 डिग्री, तो ये वाले भैया कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री। तुम बोलोगे सर 60 + 30 90, 90 आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा कि तुमने इस क्वेश्चन को प्रोसीड तो सही तरीके से किया, सॉल्व भी कर दिया, फोड़ भी दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में जो चीज थी, जो ग्रास्प करना था, वो ग्रास्प नहीं किया। क्या ग्रास्प नहीं किया, ध्यान से सुनो। जो स्मार्ट बच्चा होगा ना वो इस प्रॉब्लम को ऐसे कभी नहीं देखेगा, उसको पता है कि उसको इसको और इसको सम करना है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको एक हिंट दिया था, जब भी आपकी टैंजेंट और कॉर्ड साथ में दिखे तो आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम दिखनी चाहिए। और अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम मैं अपने नेक्स्ट रॉकी भाई के चैप्टर में, रॉकी भाई के सेशन में आपको एक बार करवा दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों को अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम नहीं पता है। ठीक है, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या कहता है कि जो आपका टैंजेंट और कॉर्ड के बीच में एंगल बनता है, ये कॉर्ड अपनी दूसरी सेगमेंट में, इस वाली सेगमेंट में नहीं, ऑल्टरनेट सेगमेंट दूसरी वाली सेगमेंट में सेम एंगल बनाता है। ठीक है, दूसरी वाली सेगमेंट में सेम एंगल बनाता है, बोलो समझ आया, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, सारे के सारे बोलो भाई, मिलके बोलो। तो अगर ये भैया मेरे थीटा है, ये मेरा डायमीटर है, तो ये 90 डिग्री, तो ये वाला क्या हुआ, 90 - थीटा। तो ये तो 30 डिग्री को यूज भी नहीं कर रहे, और आपका आंसर 90 डिग्री आएगा। तो मतलब यहाँ पे ये कोई सा भी एंगल कर दे, 45 कर दे, कुछ भी कर दे, डिपेंडिंग अपॉन द सर्कल, कि आपका ये डायमीटर होना चाहिए भाई, ये डायमीटर होना चाहिए उस तरीके से एंगल। लेकिन यहाँ पे एंगल का यूज ही नहीं था। आप जौन सी भी चीज ले लो, जौन सा भी सर्कल ले लो, अगर आपका डायग्राम ऐसा है और आपसे ये दोनों एंगल्स का सम पूछा जाएगा, ये हमेशा 90 डिग्री आएगा, हमेशा 90 डिग्री आएगा। चल दोबारा बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगर और बचा है तो, नहीं तो उसके बाद एक लास्ट विजुअलाइजेशन और फिर गेम खत्म। चलो इस वाले क्वेश्चन को कर डालो, बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, और फिर मैं आपको एक लास्ट विजुअलाइजेशन के साथ छोड़ दूंगा। The mean of 20 numbers is 0. Of them, at the most, how many may be greater than 0? सोच लो 1 मिनट, इतने में टेक्स्ट कर देता हूँ यार एक इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है यार, नेट ही नहीं चल रहा, चलो छोड़ो।
हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर आपके कोई 20 नंबर्स हैं, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, ऐसे आपके 20 नंबर्स हैं, इनका अगर आप मीन निकालना चाहोगे दोस्तों तो क्या करोगे, इन सबको ऐड करोगे, बोलो हाँ या ना, डिवाइडेड बाय क्या करोगे, 20 करोगे, तो इनका मीन निकलेगा कैसे, सो ऑन टिल xn डिवाइडेड बाय 20, यही करोगे, बोलो हाँ या ना। अगर अब आपको ये मीन को जीरो करना है जो इसने बोला है, तो मतलब आपका जो यहाँ पे न्यूमरेटर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो नंबर दिख रहा है ना 20, इसको जीरो करना पड़ेगा ना। अगर आपको ये रिजल्ट ओवरऑल क्या बनाना है, जीरो बनाना है दोस्त, क्या बनाना है, जीरो बनाना है, तो आपको न्यूमरेटर को जीरो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वो क्वेश्चन याद होंगे जहां पे वो बोलता था एक्स एक्सिस पे कट गया, वाई एक्सिस पे कट गया, यही कॉन्सेप्ट यूज करते थे अपन लोग, है ना। तो मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, अगर तुमको 20 नंबर्स का सम जीरो चाहिए, करते करते एक्सएन तक तुमको जीरो चाहिए सम, तो अब मुझे बताओ, उसने बोला ऑफ देम एट द मोस्ट हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन जीरो। अब अगर ये कंडीशन तुमको सेटिस्फाई करानी है, ये कंडीशन को दिमाग में रख के तुम मेरे को बताओ, इन 20 नंबर्स में से, इन 20 नंबर्स में से तुम लोग मैक्सिमम कितने नंबर्स को ग्रेटर देन जीरो रख सकते हो, मतलब पॉजिटिव रख सकते हो। मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं 10 नंबर पॉजिटिव रखूं, 10 नंबर नेगेटिव रखूं, तो मेरे को मिल जाएगा जीरो सम, ऐसा केस बन जाएगा। लेकिन उसने बोला है एट द मोस्ट, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर रख सकते हो। तो अगर मैं यार 19 तक की कहानी, ऐसे करते करते 19 नंबर तक की कहानी पॉजिटिव रख दूं, मतलब सबको ग्रेटर देन जीरो बोल दूं, और 20वें को बोलूं कि चल तू आ जा, इतना बड़ा नेगेटिव लेकर आ जा कि तू पूरा का पूरा नेगेटिव इन सबके पॉजिटिव को खा जाए। मान लो ये सब के सब मिलके कुछ 180 करीब दे रहे हैं, और अगर मैं 20वीं टर्म को 180 ही बोल दूं, माइनस 180 बोल दूं, मतलब मैग्नीट्यूड इन सबके सम के बराबर और साइन उल्टा, ताकि खत्म हो जाए और जीरो मिल जाए। तो 19 टर्म्स विल बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स दैट कैन बी ग्रेटर देन जीरो एंड स्टिल दिस रिजल्ट विल होल्ड। अगर आप 20 के 20 टर्म्स पॉजिटिव ले लेते तो आपका सम पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, इसलिए एट मैक्स आप 19 ले सकते हो, बस 20वें वाले को ऐसा होना पड़ेगा जो इन 19 को खा जाएगा, हेंस द आंसर इज डी। कैसा लगा भाई क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा सवाल था। चलो अब एक लास्ट पे आते हैं, व्हाट इफ पे आते हैं, ठीक है। चलो एक व्हाट इफ पे आते हैं, कहां गया व्हाट इफ, आजा भाई, हाँ ये रहा मेरा व्हाट इफ। तो दोस्तों अभी तक तुम लोगों ने अपने स्टैटिस्टिक्स में मीन के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं, मोड के बारे में कुछ बातें पढ़ी हैं, मीडियन के बारे में भी तुम लोगों ने कुछ बातें पढ़ी हैं। तो किस किस को याद है, हम लोग जब डायरेक्ट मेथड से एज्यूम्ड मीन मेथड में जाते हैं, तो हम लोग अपने हर क्लास इंटरवल के एक्सरसाइज देखते हैं, क्लास मार्क देखते हैं, क्लास मार्क से हम लोग डेविएशन देखते हैं एज्यूम्ड मीन की मदद से, बोलो हाँ है ना। तो आप जब डेविएशन का कॉलम बनाते हो तो आप लिखते हो डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ऑफ ए, बोलो हाँ है ना, लिखते हो या नहीं लिखते, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ऑफ ए, और यहां से आप रिजल्ट निकालते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर व्हाट इफ आई टेक द डेविएशन एज दिस, मैं हर एक्स आई को ए से सब्ट्रैक्ट करूं, हर ए को, मतलब ए को मैं हर एक्स आई से सब्ट्रैक्ट ना करके हर एक्स आई को ए से सब्ट्रैक्ट करूं, तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा या फिर मैं सही हो जाऊंगा, ये तुम लोगों को सोचना है, ठीक है। ये तुम लोगों को सोचना है, इस पे सोचना चालू करते हैं। चलो तो मान लेते हैं मेरे ना कुछ नंबर्स थे, ठीक है, मान लेते हैं मेरे पास कुछ नंबर्स थे, एक्साइज थे मेरे पास, मान लो 20, 30, 40 और 50, ठीक है। इसमें से बोल देते हैं भैया ये हमारा ए है, एज्यूम्ड मीन हमारा ये। तो अब जो हम लोग सीखते हुए आए हैं, हर एक्स आई में से आप ए को माइनस करोगे तो यहां डेविएशन क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा 20 माइनस 30 माइनस 10, 0, और यहां पर हो जाएगा आपका 10, और यहां पर हो जाएगा 20। लेकिन अगर जो मैंने बोला सेकंड वाला केस करें, तो अब क्या करोगे तुम, इसमें से हर किसी को माइनस करोगे, 10, 0, माइनस 20, माइनस 30, ठीक है, ये करोगे तुम।
तो तुम लोग इससे तो मीन निकालना जानते हो। मैंने बोला कि अगर मैं ये कर दूं और अगर मैं ये नहीं कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर रहा, क्या ये ज्यादा सही है, क्या ये गलत, ये ज्यादा गलत है इसलिए नहीं कर रहा, या फिर ये कुछ और इसमें फॉल्ट है, इसके ऊपर सोचो। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं तुमको बोलता हूं कि एक चीज से तुम लोगों को डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है, एक चीज से, जैसे यहां पे ये मेरे एक्साइज हैं, इन सबका डिफरेंस निकालना है मेरे को ए से, इन सबका डिफरेंस निकालना है ए से, तो ए मेरा कॉमन पॉइंट हो गया। तो मैं हर एक्सआई में से ए को माइनस कर दूं या फिर ए में से एक्सआई को माइनस कर दूं, तो मेरे को डेविएशन तो मिल जाएगी ना, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। हाउ डज इट मैटर, है ना। डेविएशन तो डेविएशन होती है। पॉजिटिव का मतलब कि यार वो उससे बड़ा नंबर था, नेगेटिव का मतलब कि यार वो उससे छोटा नंबर था, बस यही तो ना। तो मैं डेविएशंस की बात करूं तो डेविएशंस का कोई कन्वेंशन नहीं है। डायमेंशन ऐसे भी निकाली जा सकती है, ऐसे भी निकाली जा सकती है, लेकिन मैं ये क्यों नहीं करता। फिर अपने स्कूल के टीचर से भी तुम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन अगर आया होगा दिमाग में तो पक्का पूछा होगा और तुमको भगा दिया गया होगा कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, क्या बकवास बातें सोचते रहते हो। लॉजिक मैं दिखाऊंगा। मेरे को एक बात बताओ, तुमको ये तो चीज समझ आ गई कि सर डेविएशन डेविएशन होता है, चाहे आप एक्स आई माइनस ए करो चाहे ए माइनस एक्स आई करो, मेरे को डेविएशन ही मिल रहा है, सिर्फ साइन ही तो चेंज हो रहे हैं। बोलो है ना, सिर्फ साइन ही तो चेंज हो रहे हैं। लेकिन इस साइन के चेंज होने से ना एक चीज में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, तुम लोग जब ये वाला फॉर्मूला रख के एक्स बार निकालते हो, तो मेरे को एक बात बताओ, एक्स बार क्या होता है, सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तुम लोग क्या करते हो, एक्स आई की जगह पुट कर देते हो यहां से डी आई प्लस ए, बोलो हाँ है ना, यहां से पुट कर देते हो, तो तुम्हारा एक्स बार किसके बराबर आता है, सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। मैंने ऑलरेडी ओपन करके लिख दिया, एक्स आई की जगह क्या लिखोगे, डी आई प्लस ए। तो यहां से ए बाहर आ जाएगा, मेरा कांस्टेंट है क्योंकि सिग्मा ऑफ एफ आई डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई, यहां से ये उड़ गए, तो आपके पास ये आ जाता है डी बार, है ना। तो मतलब आप डेविएशंस निकाल के उनका मीन निकालते हो और उसमें अपना एज्यूम्ड मीन ऐड कर देते हो, ऐसे ही आपका एक्स बार आता है, तुम सबको याद होगा ना। लेकिन दोस्तों अगर मैं इसकी जगह ये करना चाहूं, मैं गलत कुछ नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ये करूंगा ना तो मेरे इस फॉर्मूले में चेंज आएगा। तो जो मेरा फॉर्मूला डिराइव हो रखा है, मेरे को वो फॉर्मूला यूज ना करके एक रिफॉर्म्ड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर जब करोगे तो तुम्हारा आंसर सही आएगा। क्या होगा वो रिफॉर्म्ड फॉर्मूला, जरा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब मेरा मीन तो यही रहेगा ना, मीन की डेफिनेशन तो नहीं चेंज हो जाएगी दोस्तों। अब ये तुमको कोई सिखा दे, कोई बता देना, तो हमारा नाम बदल देना तुम, ठीक है, हमारा नाम बदल देना। अब मैंने क्या बोला, भैया जी हम लोग डी आई को एक्स आई माइनस ए ना रख के क्या रखना चाहते हैं, डी आई को रखना चाहते हैं कि सर ए से मैं हर एक्स आई को माइनस करूंगा और देखूंगा मेरे फॉर्मूला में क्या चेंज आता है। तो यहां से मेरे को बताओ कि एक्स आई क्या हो जाएगा, यहां से एक्स आई हो जाएगा ए माइनस ऑफ डी आई, ठीक है। तो सिग्मा ऑफ एफ आई एक्स आई की जगह रखो तुम लोग यहां से ए माइनस डी आई, ठीक है, डिवाइडेड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई। तो सिग्मा ऑफ एफ आई इंटू ए, सिग्मा ऑफ एफ आई से एफ आई कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कांस्टेंट बचेगा ए माइनस ऑफ सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, दैट इज नथिंग डिवाइडेड बाय दैट इज डी बार। तो अब तुम्हारा जो एक्स बार आ रहा है दोस्तों, किसके बराबर आ रहा है, देखो फॉर्मूला ही चेंज हो गया। यहां पे आपके डी बार में ए ऐड हो रहा था और यहां पे आपके ए में से डी बार निकल रहा है। क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो मतलब अगर जब आपकी ये फॉर्म थी, तो देखो ये ए यहाँ पे जाके पॉजिटिव हो रहा था, डी आई प्लस है। जब आपकी ये फॉर्म थी तो आपका एक्स आई क्या हो रहा है, ए माइनस टी। तो आप अगर ये वाली चीज यूज करते हो तो आपको फाइनल मीन तक पहुंचने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करना पड़ेगा। आप ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, सिर्फ इतना सा फर्क है। आपके एनसीईआरटी में ये वाला कन्वेंशन लेके चलते हैं कि हर एक्सआई से आप ए का डिफरेंसेस देख लेते हो, वो ऐसे भी देख सकते हो, वो ऐसे भी देख सकते हो, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ये कन्वेंशन रहता है। अगर आपको ये कन्वेंशन भी फॉलो करनी है तो आप गलत नहीं हो जाते, लेकिन आपको एनसीईआरटी की कन्वेंशन को मानना है। जैसे फिजिक्स में कुछ कन्वेंशन होती हैं, वैसे आप एनसीईआरटी में डेविएशन की कन्वेंशन को इस तरीके से देखोगे। ऐसे देखने पे आप गलत नहीं हो जाते, लेकिन गलत जब हो जाओगे जब आप ये कन्वेंशन देख के ये वाला फॉर्मूला यूज कर दो। अगर आप ये यूज करते हो कन्वेंशन को, तो आपके फॉर्मूला को, आपके एज्यूम्ड मीन वाले फॉर्मूला को, जिससे आप मीन निकालते हो, उसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। और रिफॉर्म करके मैंने आपको यहां पे सिखा दिया। अब मुझे बताओ
स्वाद आया? स्वाद आया ना तुम लोगों को अगर, तो इस सेशन को ना अपने सारे के सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना, स्कूल के क्लासमेट्स, कोचिंग के क्लासमेट्स, और बोलना क्या कभी मैथ्स को तुम लोगों ने इस तरीके से पढ़ा था पूरे के पूरे साल? तो तुम लोगों की लाइफ में मैं लेट आया लेकिन दुरुस्त आया, है ना? तो सीखने को मिल रहा होगा, आई होप तुम लोगों को। बहुत मेहनत लगती है यार ये ऐसे, मतलब 1 घंटे में मैं इसके ऊपर जा सकता हूँ, आई कैन गो ऑन एंड ऑन। बट मुझे पता है इस टाइम पे तुम लोगों को कैसे कम टाइम में ज्यादा इनपुट्स देने हैं, तुम लोगों की विजुअलाइजेशन पे काम करना है, वरना 11वीं में बेटा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और मैं यहाँ पे तुम लोगों को जेन्युइनली खुश करने नहीं आया हूँ। आई वॉन्ट यू गाइज टू लर्न, आई वॉन्ट यू गाइज टू इम्प्रूव। तो मैं वो चीजें नहीं कराऊंगा, नहीं बोलूंगा जो तुमको खुश कर देती है। मेरे को तुमको रियलिटी दिखानी है, मेरे को तुमको आगे के लिए तैयार करना है। ठीक है? तो स्वाद आया हो तो यार सेशन को लाइक करके चले जाना। ठीक है? और मैं अराउंड 1000 लाइक्स एक्सपेक्ट करूंगा इस सेशन पे, अगर तुम लोगों को मजा आया होगा। बाकी मिलते हैं यार पार्ट 3 में, उसमें और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स आएंगे और मजा आएगा। चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग।